बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी डिस्कशन ये है रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों की कि आपनाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, आपनाए इस्लामाबाद कब खुलेगा। और इस्लामाबाद में अभी भी जो रेड जोन है उसकी नाकाबंदी है। फिर अगर सरीना चौक की बात की जाए वो बंद है, डिफरेंट शाहराएँ बंद है। और मैं ये कह रहा था कि ये जो चांद तारा वाला रोड है ना, जो I-8 से निकलता है और ये बिल्कुल बेस्ट वेस्टर्न से जाके बाहर निकलता है, ये हमारा आपनाए हुर्मुज़ है। और ये जो 1.5-2 किलोमीटर का पैच है, अगर ये भी बंद हो जाएगा तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले शहरी बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। सो उम्मीद है कि 1-2 दिन में मुज़ाकरात होंगे और जैसे ही आपनाए हुर्मुज़ या स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगा तो स्टेट ऑफ हम इस्लामाबाद कह सकते हैं कि ये भी खुल जाएगा। अब दिन साथ आगे बढ़ते हुए हम सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के साथ अपने इस शो का आगाज़ करते हैं। वज़ारत तवानाई जो कि पावर सेक्टर है, उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया है। नेपरा के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए सार्फिन को लाइसेंस लेना होगा, जो कि पहले 25 किलोवाट तक सार्फिन को तकसीम कार कंपनियाँ लाइसेंस दे सकती थी। पावर के मुताबिक सोलर सिस्टम तरामीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। सार्फिन को लोड के मुताबिक फीस की मद में नेपरा के नाम का पे ऑर्डर भी अदा करना होगा। तरामीम से कबल 25 किलोवाट सिस्टम पर सार्फिन को मुफ्त लाइसेंस जारी किया जाता था। ज़राए का कहना है कि सार्फिन को 1000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। नेपरा के मुताबिक तरामीम के तहत सार्फिन को नेट बिलिंग प्रोजेक्ट्स पर कनेक्शन दिया जा सकता है, जबकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन लाइसेंस से आज भी मुस्तस्ना होंगे। सोलर सिस्टम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं है हमारे पास। नहीं आ रही जी, जो लोग सोच रहे थे सोलर सिस्टम की तरफ जाने का, मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई सोच भी रहा था, क्योंकि जो टैक्सों का निज़ाम हो गया था या सूरत हाल सारी दुनिया सोच रही थी, लेकिन हुकूमत ने कहा कि आप ना सोचिए, आप हमारी महंगी बिजली खरीदते रहिए, आपके लिए इस पाकिस्तान में आसानी नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आग का दरिया है और डूब के जाना है बिल्कुल। और इसमें भी अब आपने लाइसेंस लाजमी लेना है, अगर आपको बहुत ही शौक है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो। खान साहब ने कहा था ना, सुकून तो सिर्फ कब्र में है, तो वो मेरे ख्याल है कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है ना, नून लीग की गवर्नमेंट है, इन्होंने भी ये ठान ली है कि इस अवाम को सुकून अपने कब्र में ही देना है, क्योंकि ना आप सोलर के ऊपर जा सकते हैं, ना बिजली महंगी, टैक्स डलवा सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती ले सकते हैं, हर चीज महंगी है। इन्होंने कहा कि एक दफा आफ्टर वो जो लाइफ होगी ना, पीछे ही रहना चाहिए दुनिया से, बस यही आप याद रखें। exactly. आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, आपको लिए चलते हैं खला में स्पार्को, जहां पर स्पार्को के इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान भी खलाई परवाजों के प्रोग्राम में फाल किरदार अदा करने वाले मुल्कों में अब शामिल हो गया है। खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद जिशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए हैं। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान पहली मरतबा चाइना स्पेस स्टेशन के मिशन में शिरकत की तैयारी कर रहा है। ये मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्के है और एक पाकिस्तानी खलाबाज शिनजू मिशन में बतौर पे लोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। मिशन के दौरान पाकिस्तानी खलाबाज माइक्रो ग्रेविटी में मुतादिद साइंसी तजुर्बात अंजाम देगा। स्पार्को के मुताबिक तजुर्बात का दायरा कार अहम शोबों पर मुश्तमिल होगा। इसमें मटेरियल साइंस, फिर फिजिक्स, लाइफ, बायो साइंस, इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। और ये तहकीकात माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए अहम है। और ये तहकीकात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग और फिर अगर बात की जाए सन्नती जिद्दत के हवाले से, तो इन शोबों के लिए भी बहुत अहम समझे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को की आप ये कहें कि गहरे खलाई तहकीक के फ़रोग की जानिब अहम पेशरफ्त को सराहा भी है, तारीफ भी की है। और कल इस पर बहुत डिबेट भी हो रही थी, बातचीत चल रही थी इस पर। और वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और लाजवाल दोस्ती को भी खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद ये कहा कि इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मजहर है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और वंस अगेन पाकिस्तान और चाइना इश्तराक करते हुए खलाबाजी में और खला में जाने में, हमारे जो खलाबाज हैं वो बाजी लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी खलाबाज की बात करते थे या फिर इन स्टेशंस की बात करते थे, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता था कि हमारे पड़ोसी भारत वो काफ़ी हमसे आगे है। लेकिन पिछले 1-2-3 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान का भी थोड़ा सा फोकस इस साइड पे हुआ, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमने स्पार्को के कुछ हेड्स से भी बात की थी जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, वो हम सारे यहीं पर डिज़ाइन करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी लॉन्चिंग है
वो मोर और लेस हम चाइना से करते चाइना हैं, से क्योंकि वो होती है। लॉन्च सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो स्पार्को के मुताबिक हम वो इन्वेस्टमेंट अभी अपने खलाबाजों के ऊपर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान से भी इस तरह के खलाई जो सिस्टम है और खलाबाज यहाँ से भी जा सकेंगे। ख़वातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको खेल से रिलेटेड खबर देते हैं, लेकिन इसमें भी ईरान और अमेरिका दोनों का जिक्र होगा। ईरान ने रवां साल अमेरिका में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी है और ईरानी वजारत खेल ने कहा है कि ईरानी टीम अमेरिका में रवां साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने कहा है कि इवेंट में शिरकत के लिए ज़रूरी इकदाम किए गए हैं और इससे पहले फीफा के सदर भी कह चुके थे कि वर्ल्ड कप में ईरानी टीम शिरकत करेगी। ख्याल रहे कि ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है और ये वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मुश्तरका मेज़बानी में 11 जून से शुरू होगा। ईरान के तमाम मैचेस अमेरिका में शेड्यूल हैं और ईरान को पहला मैच 15 जून को लॉस एंजलिस में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। फिर 21 जून को इसका मुकाबला बेल्जियम और 27 जून को इजिप्ट के साथ होगा। गुज़श्ता दिनों ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने कहा था कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के बायस अपने मैचेस को मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए फीफा से मुज़ाकरात कर रही है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से कहा था कि इन हालात में भी ईरान का अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलना मुनासिब नहीं होगा, जबकि ईरान ने इस पर रद्द-ए-अमल में कहा था कि कोई भी ईरान की कौमी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकता। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी खिलाड़ियों को गुज़श्ता हफ्ते मुखालिफ सोच रखने वाले ममालिक के सफ़र से मना किया था। बाद अज़ां पहले जंग के दौरान ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम को खुशामदीद कहा जाएगा और मेरा ख्याल है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ईरानी टीम को खुशामदीद कहना होगा। बिल्कुल जी, और इस हवाले से ईरान भी तस्दीक कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर चुके हैं। वो एक अलग बात है कि कन्फ्लिक्ट इनका बहुत पुराना है, लेकिन जैसे हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कि खेल में सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, वैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि इनका कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है और फिर जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, फिर भी ये तस्दीक की जा चुकी है कि ईरान शिरकत करेगा। तो देखते हैं कि ये वो जिस तरह होता है ना, पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है और कोई वर्ल्ड कप होता है इंडिया में या फिर कोई वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान में, तो भारत वाले कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मैंने वही कहा ना, सियासत इन्वॉल्व हो जाती इंडिया है। नहीं जाएंगे। ये तो देखे ना, 8 मुल्कों का खेल है और इन 8 मुल्कों के खेल में बहुत सारी आई बॉल्स भारत से इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी आई बॉल्स पाकिस्तान से इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन वेयरएज फुटबॉल की बात कीजिए तो तकरीबन 100 से ज़ायद तो एक्टिव नेशंस हैं, फिर उसके बाद तकरीबन 30, 35, 40 ममालिक तो हर वक्त फुटबॉल खेलते रहते हैं और वर्ल्ड कप में भी उनके तमाम तो टीम्स जितनी भी होती हैं, जिस तरह हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा था, क्रोएशिया ने बड़ा टफ टाइम दिया था, हालांकि वो इतनी अच्छी टीम नहीं थी और वो पहुंचते पहुंचते क्वार्टर फाइनल की जंग भी उन्होंने अबूर कर ली थी। सो ये जो आई बॉल्स होती है ना, वो किसी एक मुल्क में नहीं होती, तो इस वजह से ना अमेरिका की डिक्टेशन वहां पे चल सकी, ना ही ईरान की चल सकी। और फीफा वालों ने कहा कि अगर आपको खेलना है तो आपको अमेरिका में खेलना होगा और फिर अमेरिका वालों को भी कहा कि आप ज्यादा माई बाप बनने की कोशिश ना करें, हम आपको बिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू देते हैं, सो आपने भी ईरान को वेलकम करना है। और ये चले अच्छी बात है कि इस हवाले के ऊपर, इस हवाले से दोनों को क्लियर किया जा चुका है और आगे अब हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। अगर मामलात तब तक, अभी तो ये बात जून की हो रही है ना, तब तक अगर मामलात हल हो जाते हैं तो फिर तो हाँ, फिर तो मसला नहीं होगा। जिस तरह की इस्लामाबाद की नाकाबंदी है तब तक मामलात हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अब बात कर लेते हैं फोन्स के हवाले से, क्योंकि क्या पुराने फोन वापस आने लगे हैं जिनमें हम खुद बैटरी निकाल कर नई लगा लिया करते थे। बड़े से कमाल के फोन होते थे। मुझे अगर किसी की फोन नहीं उठाना होता था ना, मैं अपनी बैटरी उतार देता था, उसमें होता क्या था कि वो ये भी नहीं बताता कि नंबर बंद है, वो कहता था कि बस ये नंबर रीच में नहीं है, तो बंदा कह देता था कि सिग्नल से बाहर थे, आउट ऑफ रीच थे। अच्छा जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये ऐलान किया है कि फरवरी 2027 से उसके रुकन ममालिक में फरोख्त होने वाले तमाम नए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में बैटरी ऐसी होनी चाहिए जिसे सारे खुद आसानी से तब्दील कर सकें। ये नए कवायद दरअसल 2023 में मंजूर किए गए थे और अब 18 फरवरी 2027 से बाकायदा नाफिज होंगे। इन कवानीन के मुताबिक मोबाइल डिवाइसेस की बैटरी इस तरह डिज़ाइन करना लाजमी होगा कि इसे बगैर किसी और आप ये कहें बगैर किसी अवजार, हरकत या केमिकल के निकाला या फिर बदला जा सके। यानी वही सादगी जो कभी पुराने फ़ोन्स में हम देखा करते थे, हुआ करती थी, अब वो दोबारा वापस नज़र आ सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कंपनियों को ये भी पाबंद किया गया है कि वो किसी भी डिवाइस की आखिरी फरोख्त के बाद कम अज़ कम 5 साल तक उसकी मुतबादल बैटरी मार्केट में दस्तयाब रखें।
और इसके साथ साथ ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेकर आए जो आप ये कहें कि ख़त्म किए जाएंगे या थर्ड पार्टी रिपेयर या गैर सरकारी मरम्मत को रोकते हों। फिर इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सिर्फ सार्फिन को सहूलत देना नहीं होगा बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी है। और इस वक्त ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें बैटरी इस तरह फिक्स होती है कि उसे सिर्फ माहिर या फिर टेक्नीशियन ही निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से मरम्मत महंगी पड़ती है। और अक्सर लोग नया फ़ोन खरीदने को तरजीह दे देते हैं कि क्या अब जाएं मैकेनिक के पास, बैटरी सेट करवाएं, पैसे दें। यही रुझान इलेक्ट्रॉनिक आप ये कहें कि वेस्ट में इजाफे का बाइस बन रहा है। और इसके साथ साथ यूरोपीय हुकाम का ये भी कहना है कि इन कवानीन से ना सिर्फ ई वेस्ट कम होगा बल्कि सार्फिन के अखराजात में भी नुमाया कमी आएगी। और अंदाजा है कि 2030 तक यूरोपीय सार्फिन मजमूई तौर पर 20 अरब यूरो तक बचा सकेंगे। बिल्कुल ऐसी। और हमने पहले देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनका जो बैटरी थी वो आप निकाल सकते थे। तो तकरीबन 2008 से 10 तक जो बड़े बड़े फ़ोन भी आते थे, उस वक्त उनमें कैमरा भी होता था, अच्छी खासी मेमोरी भी होती थी, उनमें भी बैटरी होती थी। लेकिन फिर उसके बाद कंपनीज ने ये किया कि बैटरी को बिल्ट इन किया। और वही गज़ल वाली बात कि आप जब बैटरी आपकी ख़त्म होती है तो आप कहते हैं कि क्या इस बैटरी को रिप्लेस करवाना है, क्योंकि जब आप बैटरी रिप्लेस करवाते तो उस बैटरी में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है जो आपकी नई आप जो बैटरी लगाने की कोशिश करते हो उसमें होती है। क्योंकि पुरानी बैटरी जो बिल्ट इन बैटरी है वो कमाल की बैटरी होती है। और इसी वजह से ये फैसला भी आया। और स्पेशली जो हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं, ये भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनता जा रहा है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर भी ज़्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। सो जिस तरह से प्लास्टिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये फिर कहाँ पे जाएंगे, डंप कहाँ पे होंगे, किस तरह से इनको ज़ाया किया जाएगा। तो इस हवाले से फिर अब ये कहा जा रहा है कि आसानी की तरफ जाया जाए। और आसानी की तरफ जाने के लिए ये फैसला बड़ा एक अच्छा है। ख़वातीन साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान से। पाकिस्तान की एक और बेटी की बात करते हैं जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जान का नजराना पेश करके बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। पहली खातून शहीद पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। और शहीद खातून कांस्टेबल के शोर लेवीज सिपाही शहीद अब्दुल गनी भी 2011 में दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। शहीद के पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। और कांस्टेबल मलिक नाज की फोर्स में तैनाती अप्रैल 2013 में शहीद कोटे पर अमल में आई थी। शहीद खातून कांस्टेबल ने अपने शोहर की वरासत को जारी रखते हुए पेशा जिम्मेदारी का फ़राइज़ की अदायगी के लिए दौरान फ़राइज़ अपनी जान का नज़ारा पेश किया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद होंगे बाबर यूसुफ ज़ई साहब। आप मोमन बराए महकमा दाखिला बलूचिस्तान है, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले हम एक वीडियो क्लिप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करेंगे। मेरी वालिदा बलूचिस्तान की पहली कांस्टेबल है जो कि बागमाने में शहीद हो गई। बलूचिस्तान का वाहिद शहीदों का बेटा हूँ जो कि मेरे वालिद 2011 में शहीद हो गए थे। उसके बाद मेरे वालिदा उसकी जगह पे भर्ती हो गई और इस तरह मेरे वालिदा शहीद हो गए। वालिदा हमारे जिम्मेदारियाँ, हमारे पढ़ाई सब उसके ऊपर थे। उसने हमें पढ़ाया, हमें काबिल बनाया, हमें यहाँ तक उसने लाया। मानता हूँ उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन मजबूर हूँ। एक शोदाओं का बेटा हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर में मैं, मेरे 2 सिस्टर्स, उनकी जिम्मेदारी अभी मेरे ऊपर हैं। मैं कोशिश करूँगा, उनको पढ़ाऊँगा, ख़ुद भी पढ़ूँगा, उनको काबिल बनाऊँगा। मेरी वालिदा, मेरे वालिद का यही ख्वाहिश था कि हम पढ़े, काबिल बने। मेरी वालिदा ने बहुत कोशिश किया लेकिन शहीद हो गए। और इसी पर बात करने के लिए बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा, यकीनी तौर पर ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अब जिस तरह से आपने ये वीडियो क्लिप भी देखा, ख़ानदान की कफ़ालत के हवाले से क्या कुछ इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये पाकिस्तान की जो बेटी हैं, पहली शहीद खातून पुलिस एहलकार बलूचिस्तान की, इनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं। सूबाई हुकूमत इनकी कफ़ालत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इनकी तालीम सूबाई हुकूमत उसको अफोर्ड करेगी, हम उसका तमाम खर्चा उठाएंगे। इनकी रोज़गार तक जब तक इन बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता, सूबाई हुकूमत इनकी कफ़ालत करेगी, इनको लुक आफ्टर करेगी, इनका ख्याल रखेगी। हम अपने बच्चों की तरह इन्हें पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में तालीम दिलवाएंगे। जब तक इन बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, यह सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने हमारी इस बहन को शहीद किया है,
ये हमारी बहन जो है शरपसंद अनासिर के खिलाफ एक ऑपरेशन के लिए जा रही थी। रास्ते में बीएलए और बीएलएफ के जो दहशतगर्द हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने इनसे असला मांगा और कहा कि अपना असला सरेंडर कर दें। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी शहीद बहन, उनके साथ एक शहीद हमारे एहलकार थे समीउल्लाह, उन्होंने हथियार नहीं डाले, उन्होंने इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया और शहादत जैसा अजीम रुतबा पाया। हमारे लिए बाइसे फख्र है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी इन शहीदों पर फख्र करती है। इससे पहले जो ये शहीद हैं हमारी बहन मलिक नाज, इनके शौहर भी 2011 में एक टारगेट किलिंग के वाकये में शहीद हुए थे। तो ये देखें, ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इतना अजीम जज्बा है कि इससे पहले इनके शौहर शहीद हुए, उस वक्त इनके बच्चे छोटे थे, तो शहीद कोटा पर इन्हें पुलिस में जो है ना लेवीज फोर्स होती थी, उस वक्त इन्हें वहां पर नौकरी पर तैनात किया गया, इन्हें नौकरी दी गई। अच्छा बाबर भाई, ये जो शहादतें हुई हैं, ये किसी ऑपरेशन पे जा रहे थे या फिर नॉर्मली कहीं बीएलए से या फिर जो फितनतुल खवारिज के वहां पे स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनसे इनका सामना हो गया? ये एक शरपसंद अनासिर है, उनके खिलाफ ऑपरेशन पे जा रहे थे। रास्ते में जो बीएलए और बीएलएफ के जो शरपसंद दहशतगर्द हैं, शरपसंद अनासिर भी नहीं कहूंगा, फितनतुल हिंदुस्तान है जो भारत से जिन्हें जो है ना पैसे दिए जाते हैं कि बलूचिस्तान में मासूम लोगों का खून बहाएं, उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी। रास्ते में इनको रोकने की कोशिश की और इन्हें कहा कि आप हथियार डाल दें, अपना हसला हमें वापस कर दें तो हम आपको जाने देते हैं। लेकिन इन्होंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया, उनसे मुकाबला किया। उनके चेहरों पर जो है कल अदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम बीएलए और बीएलएफ के झंडे लगे हुए थे और वो बिल्कुल दहशतगर्दी की नियत से खड़े थे कि रोड पर किसी मासूम शहरियों को निशाना बनाएंगे। तो इन बहादुर हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, इन्होंने मुकाबला किया। इसमें एसएचओ साहब भी शदीद जख्मी हुए, उन्हें भी हमने बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात फराम की हैं। लेकिन ये जो भारत की प्रॉक्सीज हैं, आपको पता है वो बलूचिस्तान के हालात खराब करती हैं, ये उनसे मुकाबले में शहीद हुई हैं। सही। अच्छा बाबर साहब, मुझे अब ये भी बताइएगा कि इस तरह के बलूचिस्तान में जो बढ़ते हुए वाकयात हम देख रहे हैं, हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं, और बहुत सारे तो शायद ऐसे भी हैं जिनका मीडिया में उस तरह से जिक्र भी नहीं होता। तो सर, इसमें अब पुलिस की हिफाजत के लिए या फिर इनकी बैक सपोर्ट के लिए मजीद भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए हमें ये समझना होगा, पूरे पाकिस्तान को ये समझना होगा कि बलूचिस्तान में ये वाकयात अब क्यों ज्यादा हो रहे हैं। एक साल पहले जिस तरह हमने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, भारत ने अपनी वो शिकस्त और हजीमत को छुपाने के लिए अब अपनी प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में एक्टिव कर दिया है। भारत को भी अंदाजा हो गया है कि वो हमारी अफवाज पाकिस्तान से, एयरफोर्स से, नेवी से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। हमने उसे पिछले साल मार्का हक में पूरी बुरी तरह से शिकस्त दी। अब वो अपनी प्रॉक्सीज को, फितनतुल हिंदुस्तान को, फितनतुल ख्वारिज को, बीएलए को, बीएलएफ को पैसे देकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह से कार्रवाइयां करवाता है। इनसे जो असला मिलता है जब हम इन दहशतगर्दों को मारते हैं, तो आप यकीन करेंगे कि ये वो असला होता है कि जो नेटो फोर्सेस अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। मतलब इनकी जो सहूलतकारी का पूरा जो एक आप समझें कि जिम्मा जो लिया हुआ है, या जो इनकी पूरी सहूलतकारी हो रही है, वो अफगानिस्तान से हो रही है। इनकी महफूज पनाह गाहें अफगानिस्तान में है। हम अपनी पुलिस को, अपने सिक्योरिटी के अदारों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम उनका मोराल ऊपर कर रहे हैं, हम उन्हें जदीद असला दे रहे हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं, ये प्रॉक्सीज जो हैं, ये भारत के जरिए अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ये भारत के जरिए अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं और बलूचिस्तान को इंस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही सस्पेंसफुल डेज चल रहे हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि टॉक्स होंगी या फिर नहीं होंगी। सिर्फ अगर मैं ग्राउंड्स की बात कर लूँ तो ग्राउंड पे आपको याद होगा कि जो अमेरिका से आए थे 5-6 जहाज़, उनके वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, जो एडवांस टीम आ गई थी उनकी। इसके अलावा जो ईरान है उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने कल कहा कि एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी फॉर्मल आंसर नहीं आया। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक आपकी
का एक रिएक्शन दे रहे हैं और मुसलसल ये कह रहा है कि नहीं अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे अब दड़ेबंदी हो चुकी है। एक तबका ये चाहता है कि हो जाए, एक चाहता है कि जंग हो जाए। फिर हमने देखा कि अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं और शायद अब ये समझ भी आती है कि दोनों के लिए पीस ही एक ऑप्शन है, इस पर बात करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों के हक में बेहतर नहीं है, दुनिया के हक में बेहतर नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान शायद मिलकर कोई एक ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें 5 से 6 निकात हों और जो दोनों के हक में बेहतर हो। तो इस पर भी बात कर लेंगे आज। बिल्कुल ऐसी और इसी पे बात करने के लिए साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नईम साहब, आप जिस मुल्क में मौजूद है डेफिनेटली उसी मुल्क का इस वक्त ईरान के साथ तनाज़ा चल रहा है। हमें आप बेहतर हालात बता सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो शायद टेबल पे बैठना चाहता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो उनसे पीछे नहीं हट रहा। स्पेशली अगर जो नाकाबंदी की बात की जाए आबनाए हुर्मुज़ की, तो उससे वो पीछे नहीं हट रहा। अगर वो पीछे हट जाए तो ईरान भी टेबल पे आ जाएगा। सो आपको क्या लगता है कब तक ये मुज़ाकरात होंगे? एज ऑफ नाउ हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ की जो सिचुएशन है हमें तो लगता है कि कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रेड जोन है उसको अभी भी सील किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, मुज़ाकरात होंगे, क्वेश्चन है कि कब होंगे और कैसे। हालांकि मुज़ाकरात अभी भी हो रहे हैं, आपको सामने नहीं हो रहे। डिप्लोमेसी होती है बिहाइंड द क्लोज डोर इन सीक्रेसी, फिर ऐलान किया जाता है जबकि आपकी कोई एग्रीमेंट हो जाती है। तो जब समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात बिहाइंड द सीन हो रहे हैं, पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं। जब फेस टू फेस होगा, दैट इज डन टू बिल्ड ट्रस्ट, दैट इज बिल्ड फेस टू फेस होता है व्हेन यू आर रेडी टू साइन समथिंग। तो वो भी होगा। जो पहली जो मुज़ाकरात नंबर 1 हुआ था इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते, वो तो ट्रस्ट बिल्डिंग था। दोनों साइड एक थे, अक्रॉस द टेबल एक समझ गया कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ नहीं है, रेड लाइन्स क्या हैं। अब चक्कर ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि ईरान में नो वन पर्सन इज इन चार्ज, सो दे कैन नॉट एग्री इंटरनली कि किसकी बात माने। क्योंकि जो सुप्रीम लीडर जो है उनका मुश्तबा साहब, वो तो या तो पता नहीं क्या हालत में है, कोई बीमार हैं या इंजर्ड हैं। तो कौन हु इज इन चार्ज? जो कुछ लोग हैं IRGC उनका अपना है, जो कुछ पार्लियामेंट है उसका अपना इलाका है, प्रेसिडेंट हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि दे आर ऑल ट्राइंग टू कम टू सम एग्रीमेंट ताकि सब बैठ के बात हो जाए। और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने यही समझाया है व्हाइट हाउस को, यार ठहर जाओ, बात हो रही है, चल रही है, जल्दी मत करो। वो मान गए हैं। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। पाकिस्तान का रोल सेंट्रल है और इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में कोई ब्रेक थ्रू होगा, नेक्स्ट सेकंड राउंड होगा, शायद थर्ड राउंड भी होना पड़ेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बात सही तरफ में जा रही है। सर, अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मेरा अब आपसे ये सवाल है कि ओवरऑल हाउ डू यू सी द थिंग्स, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो ट्वीट्स आती हैं, बयानात आते हैं कि जी हमने ब्लॉकेट कर दिया, हमने तो उनको ऑयल बंद कर दिया, उनको हिट किया, उनको अच्छा खासा उनकी कमाई बंद कर दी, उनको नुकसान हो ईरान वालों को। तो ईरान भी ये कह रहा है कि भाई इस तरह की जो आप तड़ियाँ दे रहे हैं या फिर आप इस तरह के ट्वीट्स करें, ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। बार बार आप वायलेशंस करते हैं, लेबनान की सूरत हाल देख लें। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब के इस तरह के बयानात, और फिर जब ईरान की हम सूरत हाल देखते हैं, वहाँ का पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो वहाँ भी ऑलरेडी 2 दड़ेबंदियाँ हैं, तो एक जो तबका है उसको हिट करने वाली बात है, तभी बात नहीं बनती। ये आपकी बात सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेडिशनल अंदाज में जैसे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होती हैं वो नहीं कर रहे। वो जैसे बिजनेस नेगोशिएशन होती हैं वो भी गंदी स्टाइल की वो कर रहे हैं। ये धमकियां भी दी, प्रेशर भी दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि हम कुछ तुम्हें तबाह कर देंगे। उनका ख्याल है कि बिजनेस में लोग इस तरह कैपिचुलेट कर लेते हैं और मान जाते हैं बात। अब ये नहीं समझते कि यार ये बिजनेस नेगोशिएशन नहीं है, ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन है। ईरान इज सोफिस्टिकेटेड। ईरान इस को तैयार कर, मेंटली तैयार था कि कुछ ना कुछ हालात खराब होंगे। दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। दे कैन लास्ट 3 weeks, 6 weeks, 8 weeks. They cannot last 6 months. लेकिन they can last longer than America may be willing to last. तो ये प्रेशर टैक्टिक है। अगर अमेरिका उठा ले, ब्लॉकेट खत्म कर दे, तो उसका फिर ट्रंप कार्ड तो जाया हो गया। तो वो भी अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलरली ईरान का कार्ड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है, तो वो कार्ड भी वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो दोनों साइड अपने आप को पोस्चरिंग कर रहे हैं, अपने अपने कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक यू वुड एक्सपेक्ट इन एनी नेगोशिएशन।
अच्छा सर, मुझे शॉर्टली बताइएगा, वो आपने कहा ना कि वो ट्रम्प साहब बिजनेस की तरह से डील करें, मुझे लगता है कि वो WWE में रहें तो वो उसी तरह से रिंग में जिस तरह से आपने रेसलर्स को डील करते थे उस तरह कर रहे हैं। ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात थी ईरान की सिविल क़यादत से, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी क़यादत जाके वहाँ पे सिर्फ सिविलियन से नहीं बल्कि पासदारान इनकलाब से भी मुलाकात करेगी और उनकी भी लीडरशिप को और सिविलियन लीडरशिप को एक पेज पे लाने की कोशिश करेगी? शॉर्टली जवाब दीजिएगा इसको। बिल्कुल करेगी, आपकी बात सही है। देखें ना, अगर पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट रिवर्स कर दें, अगर पाकिस्तान में आप नेगोशिएट करना चाहते थे कोई चीज़, आप किससे नेगोशिएट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आपको पता है इसका जवाब। तो उसका भी वही हालत है। बेशुमार फैक्शंस हैं, सबको आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट करना पड़ेगा और सबको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये बात, आपकी बात बिल्कुल सही है। सही, थैंक यू सो मच। नईम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल, और हम बात कर रहे थे कि अब क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ हो सकता है और बैक डोर पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, कल पाकिस्तान सुपर लीग 11 में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। पहले मैच की अगर बात की जाए, जहां अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी और फिर कराची किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 182 रन स्कोर किए। जैसन रोए की अगर बात करें, उन्होंने 85 रन बनाकर वो नुमाया रहे। फिर पेशावर ज़ल्मी के नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा ने भी इनिंग्स की अगर बात करें तो इनिंग्स की आखिरी 3 बॉल्स पर हैट्रिक मुकम्मल की और वो PSL की तारीख में हैट्रिक करने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए हैं। जवाब में अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो उनके खुशहाल मैंडेस की शानदार बैटिंग की बदौलत कराची का 183 रन का हदफ बासानी 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया गया। दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद किंग्समैन ने उस्मान खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 213 रन स्कोर किए। स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा साहिबजादा फरहान ने 66 और जोश फिलिपे ने 19 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन ने उस्मान खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स का 214 रन का हदफ 3 बॉल्स कबल हासिल कर लिया। ये उस्मान खान के PSL के करियर की चौथी सेंचुरी थी और इसके साथ ही वो PSL की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी पहली पोजीशन और हैदराबाद चौथी पोजीशन पर है। बिल्कुल ऐसी उसी में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। याहिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली सम गुड मैचेस इन पाकिस्तान सुपर लीग। क्राउड की कमी तो आप कराची वालों को भी महसूस हुई होगी, आप तो वहाँ पे जाके मैच भी देखते रहे, लेकिन ये बताइएगा कि कैसा रहा कल का मैच? और कल का लाहौर वाला मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और कराची में जो मैच हुआ वो तो कमाल मैच हुआ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और गजल आपको भी, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, कल दोनों मैच बहुत अच्छे रहे और जो दूसरा मैच था वो तो पैसा वसूल मैच था। काश कल स्टेडियम में तमाशाई होते तो बहुत ज्यादा लोगों को छक्के चौके जो है वो देखने को मिलते, लेकिन जिन लोगों ने टेलीविजन पर मैच देखा या मुख्तलिफ एप्स के ऊपर मैच देखा, उन्होंने भी जो है वो अपनी आंखों को झपका नहीं। बहुत ही इंटरटेनिंग मैच हुआ। और आप लाहौर के मैच की बात कर रहे हैं तो कराची के लिए मस्ट विन गेम था और डेविड वार्नर की क़यादत में एक बार फिर कराची किंग्स जो है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी और कमाल खेल रही है पेशावर ज़ल्मी तो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौशल मेंडिस हो गए, फरहान यूसुफ हो गए या सुफियान मुकीम हो गए या फिर इफ्तिखार हो गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये खेलते हुए प्ले नजर आ रहे हैं अंडर द कैप्टनसी बाबर आज़म। सही है। अच्छा सर, मुझे इसमें ये बताएगा, कराची की आपने बात की है तो कराची किंग्स की अगर हम स्टार्ट की परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी अच्छी थी, अच्छी फॉर्म में थी, लेकिन अब उनको अचानक से क्या हो गया है? दुरुस्त सवाल है गजल आपका। बात दरअसल ये है कि
आप टीम कॉम्बिनेशन से जीतते हैं, आप अच्छी सोच के साथ जीतते हैं, आप मुस्बत फैसलों से जीतते हैं। कराची ने लाहौर में पहले तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद वो जो कराची के लिए उनको एक ब्रेक मिला, वो उनके लिए वबाले जान बन गया। और उनके कप्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो फंस गए, उनके खिलाफ एक केस हो गया जिसकी 7 मई को ऑस्ट्रेलिया में समाअत है। उसके अलावा उनके खिलाड़ियों की फॉर्म चली गई। नंबर 3 पर पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा खेल रहे हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा। फिर एडम जैम्पा को कल उन्होंने ड्रॉप किया और जाहिद महमूद को उन्होंने खिलाया। मोइन अली वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। और टीम सिलेक्शन कराची किंग का, कॉम्बिनेशन कराची किंग का, वो बहुत ज्यादा सवालात उठा रहा है। तो जब आप खेल पर फोकस नहीं होंगे, जब आप के खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो फिर कराची किंग जैसी परफॉर्मेंस ही सामने आएगी कि पहले 3 मैच जीते और फिर 5 नाकामियां जो हैं वो आपके गले का हार बन गई। यही अभी यू हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस साल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है न्यू टैलेंट, जिसमें फरहान यूसुफ की बात कर लें, फिर समीर मिन्हास हैं, अरफात मिन्हास हैं, अली रज़ा ने कल हैट्रिक की है। लेकिन क्या वजह है कि ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये टैलेंट जब नेशनल टीम में आता है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा? क्या कोई गैप बहुत ज़्यादा हो गया हमारी क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में? हसनैन, आप ऐसा है कह भी सकते हैं और ऐसा नहीं है ये भी कह सकते हैं। ऐसा है, अगर आप ये बात करेंगे तो पहले इसका जवाब दे देते हैं। आपके खिलाड़ी उभर कर सामने तो जरूर आते हैं, लेकिन वो फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर तकाजों को पूरा कर नहीं पाते। और ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि इस टूर्नामेंट में आपको फरहान यूसुफ मिला, इस टूर्नामेंट में आपको अली रजा मिला, इस टूर्नामेंट में आपको समीर मिन्हास मिला, इस टूर्नामेंट में आपको फैसल अकरम मिला, इस टूर्नामेंट में आपको सुफियान मुकीम मिला। ये वो प्लेयर हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने पाकिस्तान से खेलता हुआ देखा है, पाकिस्तान शाहीन से खेलता हुआ देखा है, पाकिस्तान अंडर-19 से खेलता हुआ देखा है। अब इन खिलाड़ियों को मौका मिला है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आज नहीं तो कल इनको मौका मिलेगा। इनको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, इनको अपने खेल से मोहब्बत करना चाहिए, इनको अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हिस्सा बन सकते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो 2 सेंचुरी हमें देखने को मिली और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ। हैदराबाद के कमबैक को आप कैसे देखते हैं? अगर हम इब्तदा की बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस हारने के बाद अब 4 मैचेस वो जीत भी चुके हैं। आपको लगता है, आपकी रीडिंग्स क्या है इस हवाले से कि वो प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं? नो डाउट गजल, बिल्कुल बड़ी खुशी है मुझे हैदराबाद किंग्समैन की कारकर्दगी को लेकर। पहला मैच वो लाहौर कलंदर से 69 रन से कदाफी स्टेडियम लाहौर में जब हारे तो लोगों ने कहा कि जनाब बस बड़ी बड़ी बातें हैं, ग्राउंड में परफॉर्मेंस 0 है। फिर हमने देखा कि वो 1-2 नहीं 4 मैच लगातार हारे और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कल तो उन्होंने कमाल कर दिया। कल जिस तरह सिंगल हैंडेडली उस्मान खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, PSL की तारीख की 13 सेंचुरी स्कोर की, टीम को जिताने में किरदार अदा किया। देखिए, हैदराबाद किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस है वो इस बात का सबूत है कि आप जब खराब खेलेंगे तो आपको फिर अच्छे खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए। जो खिलाड़ियों से परफॉर्म नहीं हो रहा उनको आपको पीछे करना चाहिए, आपको तब्दीलियां करनी चाहिए। कप्तान मार्नोस लबोशैन जिनके बारे में कह रहे थे कि जी वो तो इस क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है, उन्होंने साबित किया, टॉप ऑर्डर में आए, 12 करोड़ में बिकने वाले ऑक्शन में। साइम अयूब, वो तो ऐसा लगता है कि बैटिंग करना ही भूल गए हैं, वो तो सिर्फ अपनी झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। कल मास सदाकत से भी कुछ नहीं हुआ, ग्लेन मैक्सवेल से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हसन खान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में। इरफान खान न्याजी आखिर में आकर अच्छा खेले। तो हैदराबाद किंग्समैन के बिल्कुल चांसेस हैं, आखिरी दोनों मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है। रावलपिंडीज को और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने हराना है। देखिए, ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तो आपको लग रहे हैं कि आखिरी 4 टीमों में चले गए हैं। अब 2 टीमों के लिए मुकाबला है। आज अगर लाहौर कलंदर कराची किंग्स को हराता है तो फिर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। रावलपिंडी के लिए पहले ही खत्म हो चुका है, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी हठधर्मी की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से। लेकिन मुकाबला फिर रह जाएगा लाहौर कलंदर
हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। सर, आपने साइम अयूब का नाम लिया। 12 करोड़ रुपए में साइम अयूब बिके, लेकिन जितने मौके साइम अयूब को इंटरनेशनल क्रिकेट में मिले, साउथ अफ्रीका की एक सीरीज मुझे याद है या फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद है, उसके बाद साइम अयूब ना इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं ना ही लोकल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उनका पहले दिनों में एक इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि ये मेरा काम तो नहीं है जितवाना, ये तो 10 का काम है। ये अप्रोच उनको खत्म नहीं करनी चाहिए, और क्या इस तरह से साइम अयूब लंबे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते हैं? देखिए हसनैन, ये खेल जो है ना वो आपको 10 दिन अगर हंसाता है तो 90 दिन रुलाता है। आप इस खेल के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, इस खेल के साथ अपने आप को अटैच नहीं करेंगे, इस खेल के साथ आप संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो साइम अयूब और इन जैसे कई साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों की मिसाल आपके सामने जो है वो दीवार पर लिखी हुई तहरीर की तरह है। साइम अयूब ने जो बोया है वही काट रहे हैं, और साइम अयूब शायद वक्त से पहले उनको बहुत सब कुछ मिल गया है, इसीलिए उनके अंदर वो फड़क आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर आए हैं जो माजी का हिस्सा बन गए, जो माजी का किस्सा बन गए। तो साइम अयूब के पास अब भी वक्त है, उनके टैलेंट से, उनकी अहलियत से किसी को कोई इनकार नहीं है। खेलेंगे तो टीम में रहेंगे, वरना उनकी जगह लेने के लिए बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं। सही। अच्छा, साइम की तो बात सर आपने की, मुझे साथ ही उस्मान खान के हवाले से भी बताएगा। उनकी इनिंग्स की काफ़ी तारीफ की जा रही है, हदफ के ताक़ुब में उनकी अच्छी टाइमिंग्स भी थी। अगरचे वो अलग बात है कि वो मैच को फिनिश नहीं कर सके, आप उनकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं? 100 मार्क्स दूंगा गजल उनको। और देखिए मैच की बेहतरीन कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक लम्हे पर लगा कि आज हैदराबाद किंग्समैन हार जाएगी, और फिर उन्होंने छक्के चौकों की बारिश कर दी। वजह फरमाया आपने कि वो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने टीम की कश्ती को जो है वो भंवर से निकाल दिया था। बाकी लोगों का काम था, उन्होंने आकर वो काम किया। मैं यही बात करता हूँ, देखिए क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्पररी। उस्मान खान ने परफॉर्म किया, अपनी टीम को जिताकर लेकर चले गए। फखर जमान आपके सामने है, आपके सामने और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, फरहान यूसुफ हैं, कौशल मेंडिस हैं, अब्दुल समद हैं। ये वो प्लेयर हैं जो बड़ा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास बाबर आजम जैसी सोशल मीडिया टीम नहीं है जो कि इतनी छोटी सी परफॉर्मेंस को इतना बड़ा कर देती है। आज अगर नाकाबिल शिकस्त है इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की टीम, तो उसकी वजह है अब्दुल समद, जिन्होंने 200 प्लस रन पहले मैच में पिंडीज के खिलाफ चेस करने में ब्रिस्वेल के साथ जो है वो बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो कौशल मेंडिस है वो आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 350 है उनके, 1 सेंचुरी है उनकी। उनकी सोशल मीडिया टीम नहीं है, फखर जमान की सोशल मीडिया टीम नहीं है जो उनकी कारकर्दगी पर जमीन आसमान के कलाबे मिला दे। नो डाउट बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन वो सेंचुरी की वजह से उनकी टीम नहीं जीती। बाबर आजम के रिकॉर्ड अपनी जगह, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, वो किताबों में लिखने के लिए तो है, बाबर आजम के नाम के आगे लिखने के लिए तो है, लेकिन उसको फायदा टीम को कितना पहुंचता है वो आपके सामने है। और अब लोग बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम जो है वो फॉर्म में वापस आ गए, तो बाबर आजम पहली दफा तो नहीं खेल रहे। बाबर आजम तो इससे पहले भी पीएसएल में परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जब उन पे जिम्मेदारी की बात आती है, जब मुल्क से खेलने की बात आती है, जब मुल्क के लिए करने की बात आती है, तो बाबर आजम सबसे आखिरी में आपको खड़े हुए नजर आते हैं लाइन में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। हमको उन खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहिए जो टीम के लिए खेलते हैं, हमको उन खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहिए जिनकी छोटी सी परफॉर्मेंस भी टीम की जीत में किरदार अदा करती है। हमें नामों की जरूरत नहीं है, हमें परफॉर्मर की जरूरत। लेकिन यही है भाई, फिर ये हम धोखा क्यों खा जाते हैं? बाबर आजम जब भी पीएसएल में परफॉर्म करते हैं हम कहते हैं कि अब ये इंटरनेशनल के लिए रेडी हो चुके हैं, पाकिस्तान को कोई बड़ा कप जितवाएंगे, हमें एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप जितवा देंगे। लेकिन जब भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो परफॉर्मेंस वही सिफर होती है, लेकिन फिर पीएसएल में आते हैं तो हम वही बात है कि उनकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। तारीफ बिल्कुल करना चाहिए हसनैन, जब अच्छा खेलेंगे तो तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वो आपको पीएसएल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी तारीफ कीजिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आपने उनको बहुत सर पर चढ़ा लिया, आपने उनको बहुत मौके दे दिए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। आप वो वनडे क्रिकेट खेले हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब इनकी पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं बनती। और पीएसएल की परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए पीएसएल में आज अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम यहाँ पर स्टैंड कर रही है तो उसमें कौशल मेंडिस की परफॉर्मेंस का मरकजी किरदार है। कल भी आप देखिए उन्होंने मैच को फिनिश किया, कल भी आप देखिए फरहान यूसुफ को जब जहां जैसे मौका मिला बहुत अच्छा खेले। पाकिस्तान क्रिकेट को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन जो है मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है, वरना तो यहाँ पर हर कोई जो है वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना चाहता है, हर कोई इनिंग का आगाज करना चाहता है। तो फरहान यूसुफ मुझे लगता है
ये वाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एडिशन साबित हो सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। अब आप ये कहें कि जी उनको संभाल के रखना चाहिए, देखें क्रिकेट बोर्ड का काम खिलाड़ियों को मौका देना है और खिलाड़ियों का काम इस मौके को जो है अवेल वो उससे मुकम्मल फायदा उठाना है। तो बिल्कुल। आपके लिए मैदान खुला है, फरहान यूसुफ के लिए, सुफियान मुकीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, इन जैसे नौजवान खिलाड़ियों के लिए कि इनको मौका मिले और ये कामयाबी हासिल करें पाकिस्तान सुपर लीग की तरह। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर योर टाइम। और अब यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
इन तमाम तर गलतियों की जो लोग अपने घरों के इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मामूली तब्दीलियों से अपने घर को ज़्यादा खूबसूरत, आरामदेह और स्टाइलिश बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मारूफ डिज़ाइनर सादिया वहीद साहिबा मौजूद हैं। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको मैं वेलकम कहूँगा सुबह की सोच में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ हर घर में एक इंटीरियर डिज़ाइनर होता है और वो अलग से अपने घर को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार उनकी सेंस अच्छी होती है, कभी कभार नहीं होती। ये क्या वजह है कि हम प्रोफेशनल्स से उस तरह से राय नहीं लेते और इर्द गिर्द से भी कोई टिप्स नहीं लेते? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हर घर में हर औरत के अंदर एक इंटीरियर डिज़ाइनर ज़रूर मौजूद होता है और होती है, क्योंकि हर औरत का है हमारे अंदर एक संवारने का इनबिल्ट कैपेसिटी होती है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उसका ये ज़रूरी नहीं होता कि वी आर गुड एट इट। तो अव्वल बात तो ये होता है कि वी डोंट हैव द मनी आई गेस टू हायर, एंड वी डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग। अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, पीपल हैव स्टार्टेड हायरिंग पीपल, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हमने करनी ही है तो अभी लोगों को समझ आ गई कि जब हमने फर्नीचर लेना है और जब हमने कर्टन्स भी लगाने, हमने सारा घर को सेटअप करना है, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन इंटीरियर स्टाइलिस्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर और एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करके सही चीज़ कर लें, बिकॉज इट्स गोइंग टू लास्ट एटलीस्ट 10 to 20 years। सही। अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोगों में ये एक चीज़ ये भी होता है कि तासुर पाया जाता है या फिर लोग ज़्यादा सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं ना। लोग कहते हैं कि हमारे फर्नीचर का डिज़ाइन, उसका कलर मतलब ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव भी हो और सिंपल भी हो। लेकिन बाज़ लोगों की ये राय भी होती है कि नहीं, कोई भारी भरकम और स्टाइलिश और अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। तो आजकल किस चीज़ का ज़्यादा रुझान है? लोग सिंपल की तरफ जा रहे हैं या फिर ज़्यादा हैवी की तरफ? ये पर्सनल चॉइस होती है। सिंपल से मुराद ये होता है, हमारी सोच में होता है कि मोर कुशनिंग, और भारी का मतलब होता है कि व्हेन वी हैव वुड कार्विंग एंड हम इसको गोल्ड में और हाई डीको में जब हम इसको कोट करते हैं ना, तो वी कॉल दैट हाई ग्लॉस फिनिश। तो लाहौर में आई थिंक हमारे लाहौरीज को पसंद है हाई ग्लॉस फिनिश, और अदर साइड पे वी लाइक टू गो विद अ मैट फिनिश। इट्स अ पर्सनल चॉइस। दोनों प्यारे लगते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू शेम एनीथिंग ऑन एनीबॉडी, इट्स अ पर्सनल चॉइस। आपका घर है, जिस तरह मर्जी आप उसको सेट करें। जो उसके रूल्स है ना फॉलो करें। स्टिक विद 3 कलर्स, इट विल ऑलवेज लुक बेस्ट व्हेन यू स्टिक विद 3 कलर्स। आप जब बहुत ज्यादा रंग ले आएंगे ना किसी एक जगह के ऊपर, तो वो हमेशा मिसमैच लगेगा। चाहे आप मध्यम फर्नीचर लगाएं, चाहे आप हाई ग्लॉस फर्नीचर यूज करेंगी, आप अगर 3 कलर्स बनाएंगे ना तो तब वो दोनों तरह से अच्छे लगेंगे। और सादिया, जिस तरह से गज़ल ने सवाल किया ना, मेरा सवाल भी यही है। और इसमें कुछ है जो ट्रेंड में चल रहा होता है, लेट्स सपोज अगले 2 साल के लिए ये ट्रेंड में है, आजकल ये ट्रेंड में है। इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी इन्वॉल्व होगी कि ये ट्रेंड चल रहा है तो इसी तरह का डिज़ाइनिंग हमने भी करवानी है। हर साल ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग कलर्स होते हैं, ट्रेंडिंग फर्नीचर होता है। लास्ट 2 to 3 years में हमारे पास कर्व्ड फर्नीचर ट्रेंडिंग में आ रहा था। जो एवरग्रीन फर्नीचर विल बी वुड, बिकॉज वुड की लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। सो इट्स समथिंग विच विल बी फॉर एवर इन पाकिस्तान एंड विल बी फॉर एवर इन द होल वर्ल्ड। जो कार्व्ड फर्नीचर होता है, इफ यू जस्ट डोंट डू इट इन हाई ग्लॉस, इट विल बी समथिंग विच विल बी फॉर एवर। लेकिन ट्रेंडिंग भी ये है कि जो कर्व्स और एरोडायनामिक शेप्स होते हैं ना, दैट इज ट्रेंडिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज समथिंग ऑर्गेनिक का मतलब है कि जैसे अल्लाह पाक ने हमारे शेप्स बनाए ना जो मूवमेंट के साथ होते हैं, सो दैट इज ट्रेंडिंग। जो चीज मूवमेंट के साथ है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। पहले होता था ना कि हमारा एल शेप स्क्वायर में है, हमारे चेयर स्क्वायर में है। अभी चीज है जो डिफिकल्ट टू अचीव है इज समथिंग विद मूवमेंट। तो अभी वो ट्रेंडिंग है, थिंग्स विद मूवमेंट, समथिंग विद अ कर्व, समथिंग विद अ शेप, दैट इज ट्रेंडिंग। सही। अच्छा सादिया, पिछले सवाल के जवाब में आप कलर्स की बात करी थी कि हमें 3 कलर कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। क्या कोई ऐसे कलर्स हैं जिसका इंतखाब यूजली लोगों को नहीं पता होता कि हमें कौन सा करना चाहिए? लोग अक्सर अगर एक ब्लू उठा रहे हैं तो शायद एक येलो उठा लेंगे, तो वो डिज़ाइन ख़राब भी कर सकता है। आप ज़्यादा क्या रिकमेंड करती हैं लोगों को कि कौन से ज़्यादा 3 कलर्स ऐसे हैं जिनका इंतखाब ज़रूरी होता है? हमेशा 2 न्यूट्रल शेड्स चूज करें, बेस शेड्स, जिसमें 60% आपका बेस शेड होगा। आपका क्रीम हो गया, आपका लाइट ग्रे हो गया, आपका बेज न्यूट्रल शेड होगा। जो आपका पॉप ऑफ कलर होगा वो आप कोई भी रख सकते हैं। आप ब्लू रख लें, आप
पर्पल रख लें, आप थोड़ा सा मोव रख लें, ग्रीन रख लें। कुछ इंस्टेंसेस में तो मैंने डीप रस्ट भी रखा हुआ है, वो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो आपने सिर्फ 30% रखना है, अपने रेशियोज रखने हैं। सो आपका जो, जब आप आएंगे किसी कमरे में ना, तो उसका बैलेंस अच्छा होगा। आप ब्लैक भी रखेंगे ना, उसका रेशियो कम होगा। सो बेसिक रेशियो आपका न्यूट्रल शेड का होगा। तो सो द लेट्स से 60 30 20 इस तरह का आपका रेशियो होगा। 10% आपका डीप शेड होगा, फिर 30 10 इस तरह का 100% का करके ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। smallest is going to be the deepest shade. अच्छा सादिया, जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं या उससे कंसल्ट करते हैं, तो वो क्या वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये भी बताएगा कि कौन सी चीज़ें बजट फ्रेंडली हैं, कौन सी चीज़ें आपके बजट में नहीं आती हैं, फिर जो बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं उनसे भी आपका घर अच्छे से बन सकता है? क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर की तरफ जाएंगे तो वो तो शायद हमें महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स के हवाले से बताएगा और बहुत ज़्यादा हमारा कॉस्ट जो है वो बजट लग रहता जाएगी है। और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा है। इट डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हैं। कि जब हम फर्नीचर खरीदते हैं ना, तो जब हम वुड में जाएंगे ना, तो उसका फर्नीचर का जो कॉस्ट है, इट विल गो ट्वाइस एज एक्सपेंसिव। Especially if you're going to go with brands, you're going to go very expensive. If you go to a local vendor और आप वही चीज़ क्लॉथ में करेंगे, तो उसका एक्सपेंस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जो चीज़ आप वुड में करेंगे और आप उसको चेंज कर लेंगे शीट के साथ, उसका एक्सपेंस नीचे आ जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन आप कॉस्टिंग किस चीज़ में कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग से आप रिड्यूस कर सकते हैं मटेरियल्स के साथ। तो आप रिप्लेस करेंगे प्योर वुड को शीट के साथ, आप उसके बाद कपड़े के साथ उसको रिप्लेस कर लेंगे। वेलवेट का कपड़ा सबसे सस्ता होता है, उससे भी कपड़े सस्ते होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर यूजिंग। बेसिकली आप उस तरह कॉस्टिंग रिड्यूस कर सकते हैं ऑन व्हाट यू आर सेलेक्टिंग। सही, थैंक यू सो मच सादिया वहीद साहिबा, इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद थी। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे कि कम बजट भी अगर आप हैं तो उससे भी आप अपने घर को किस तरह से अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वफाकी वजीर दाखिला मूसा नकवी से अमरीकी नासिम उल अमूर नेटली वेकर की अहम मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के निकात के हवाले से सफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। वजीर दाखिला मूसा नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के इकदाम को सराहा। मुलाकात में तनाज़े के पैनल्स के तसलसल की जरूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइंद है। यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेटली ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। गवर्नर से निहाल हाशमी रोहड़ी से सखर पहुंच गए, जहां वो मुख्तलिफ सरकारी और अवामी मसरूफियात में हिस्सा लेंगे। जराये के मुताबिक वो कराची से सखर एक्सप्रेस के जरिए रोहड़ी पहुंचे। दौरे के दौरान वो लैपटॉप तकसीम तकरीब में शिरकत करेंगे और कमिश्नर ऑफिस सखर में इजलास की सदारत के साथ ब्रीफिंग लेंगे। गवर्नर से मुख्तलिफ शख्सियात से ताज़ियत भी करेंगे। कराची में सुपर हाईवे लकी सीमेंट फैक्ट्री के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जांबाग हो गया। लाश एम्बुलेंस के जरिए करीबी थाने मुंतकिल कर दी गई। जांबाग शख्स की शनाख्त कर ली गई। वाकया गुडाब थाने की हदूद में पेश आया। आपको अपडेट करें, एक शख्स जांबाग हो गया है और लाश एम्बुलेंस के जरिए करीबी थाने मुंतकिल कर दी गई है और जांबाग शख्स की शनाख्त कर ली गई है। वाकया गुडाब थाने की हदूद में पेश आया है। कराची में सुपर हाईवे लकी सीमेंट फैक्ट्री के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। कराची के गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 16 में बंगले में डकैती। 3 मुसल्लम मुल्जिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की। डाकू 43 लाख से जायद के सोना और जेवरात ले गए। मुल्जिमान सिल्वर कार में आए, चौथा साथी गाड़ी में मौजूद रहा। वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। डाकू मास्क पहनकर आए, शॉपिंग बैग में माल लेकर फरार हो गए। आपको अपडेट करें, डाकू 43 लाख से जायद माल ले गए हैं। वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। कराची के गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 16 में बंगले में डकैती हुई है और 3 मुसल्लम मुल्जिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की है। डाकू 43 लाख से जायद कैश, सोना और जेवरात ले गए हैं। मजीद जानते हैं बिलाल अली से। जी बिल्कुल, देखिए कराची के इलाका है गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 16 में 2 रोज कबल होने वाले बंगले में डकैती की वारदात की जो है सीसीटीवी फुटेज भी है जो है वो सामने आ गई है। इसमें जो है वो डाकू जो है 40 लाख से ज्यादा कैश, सोना और जेवरात जो है लूट के ले गए हैं। मुल्जिमान सिल्वर कलर की कार में आए थे। चौथा साथी जो है गाड़ी में मौजूद था। डाकू मास्क पहन कर आए थे, शॉपिंग बैग में माल लेकर फरार हो गए। वाकई का मुकदमा जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस के कहना है मजीद जो है तफ्तीश जारी है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके तैमूरिया से 2 रोज कबल 29 लाख रुपए की डकैती का मामला, पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तैमूरिया की हदूद में आयल डिस्ट्रीब्यूशन के इस डकैती का कामयाब सुराग लगा लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 21 लाख रुपए, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। वारदात का मास्टरमाइंड कंपनी का मुलाजिम तमीम अजहर निकला। मुल्जिम ने साथियों के साथ मिलकर डकैती की मंसूबाबंदी और रेकी की। छीनी गई असल रकम 21 लाख थी। 5 लाख इजाफी जाहिर करके गलत बयान की गई। पुलिस ने डकैती की असल रकम बरामद कर ली। मुल्तान में थाना अल्पा के इलाके अड्डा बरसाती के करीब गन पॉइंट पर डकैती की वारदात। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। वक्त से पहले पेपर लीक होने की रवायत बरकरार रही। नकल के व्हाट्सएप ग्रुप पर कीमिया का हल शुदा पर्चा भी दस्तयाब है। पर्चा शुरू होने से कबल जवाबात भी आ गए हैं। मजीद जानते हैं आबदा खान से। जी आबदा बताइएगा। जी बिल्कुल, 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो इस वक्त कराची में जारी है और आज सुबह देखा जाए तो कीमिया का पर्चा है 10वीं जमात का, जो वक्त से पहले वैसे रिवायत बरकरार है पर्चा लीक होने की। वक्त से पहले जो है रोजाना की बुनियाद पर पर्चा हलशुदा जो है वो लीक हो जाता है। मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप के सोशल मीडिया के ग्रुप है उसके ऊपर दस्तयाब होता है। आज देखा गया तो हलशुदा कीमिया का जो पर्चा है वो वक्त से पहले आउट हुआ और ऐसा लग रहा है कि नकल माफिया जो है वो बेलगाम है। बहुत ज्यादा हर जगह पे चेकिंग भी की जा रही है, सेंटर भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नकल माफिया बेलगाम है और हलशुदा पेपर जो है वो वक्त से पहले आउट होने का जो सिलसिला है वो जारी है। शुक्रिया आपदा अपडेट करने के लिए।
पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से डीजी आईएसपीआर की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम नुकात। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फास्ट फ्लैग से पर्दा उठाया था। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हम इस वाकये के हकाइक पर जाएं के इल्जामात पर नहीं। अगर इल्जाम यह है कि यह वाकया पाकिस्तानी किया वालिया निशान है। An orientation of the area. If you see, this is the crow distance from the Badori Bulge. At the place, it is approximately 100 kilometers. And on the road and tracks, it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. So if the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. If you see the terrain on this map slide, you will see that it's quite hilly. It's not the sort of terrain which is very friendly and not a sort of terrain where all weather fair roads exist. It's mostly on 4x4 and the horseback that the travel is being done over there. There's a track, then comes the road. So approximately it takes, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incidentized site to the police station. So if the incident as per the FIR was from 1350 and it is 1420 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that, the intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. However, we also know that a consistent narrative is being made that this act of terrorism was done on base of religion, that it was the segregation was done and Hindus were killed. If you please see this clip which has been made at the time of incident. आगे बढ़े और आपको बताएं, मोदी राज में फिरकावाराना फसादात ने भारत को अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित कर दिया। पहलगाम फास्ट फ्लैग की आड़ में भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियां मुसलसल जारी हैं। पहलगाम फास्ट फ्लैग के बाद हिंदुत्व मुहिम के तहत अक़लियतों की इबादत गाहों बिलखुसूस मुसलमानों की मसाजिद और दुकानों को बेदर्दी से मस्मार किया गया। पहलगाम की आड़ में मोदी के फाशिस्ट नजरिया के तहत पुलवामा और गुलगाम जैसे मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में निहत्ते मुसलमानों के घरों को जमीन पोस कर दिया गया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों, झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहलगाम फास्ट ट्रैक के बाद पुराने स्क्रिप्ट के मुताबिक गोदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानिया को फरोग दिया जाता है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के पस मंजर में एक फरसूदा स्क्रिप्ट के तहत गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके
दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। 23 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी के तहत जाली मुकाबले में 2 कश्मीरियों को शहीद करके पाकिस्तान पर इल्जामात की मज़मूम कोशिश की। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों ने कहा कि भारतीय फोर्सेस जबरो जुल्म की इंतहा करते हैं और आम शहरियों को दहशतगर्द बनाकर शहीद किया जाता है। शहरी ने कहा कि खौफ की फजा फैलाने के लिए जाबिर भारतीय फौज बुजुर्ग शहरियों को भी बेईमाना तशद्दुद से कत्ल कर देती है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा ज़िया मुस्तफ़ा शहीद की बहन ने कहा कि काबिज भारत ने मेरे भाई को भी अदालत में फैसला होने से कबल ही जेल से निकाल कर कत्ल कर दिया था। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर कुलभूषण जाधव भी भारतीय दहशतगर्दी का बरमला एतराफ कर चुका है। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत बारहा बलोचिस्तान को तोड़ने की खुलेआम धमकी दे चुका है। बलोचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी भारत की जानिब से माली, तरबियती और इंटेलिजेंस मामलत की फ्राहमी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए। कनाडा, अमरीका और दीगर ममालिक में भारतीय रियासती सरपरस्ती में सिख रहनुमाओं के बेईमाना कत्ल भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल को हैक करके अपना खुसूसी पैगाम नशर करते हुए अफगान तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक कर लिया गया, जिसके बाद नशरियात गैर मामूली पैगामात की नुमाइश का जरिया बन गए। इतलात के मुताबिक इस नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। हैकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रू मुस्लिम अफगान्स कहता है। ग्रुप ने इस कार्रवाई के दौरान असल अफगान परचम की नुमाइश की और तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए उसकी मज़म्मत की। एक और अमरीकी बहरी जहाज मशरक़ वस्ता पहुंच गया। खिते में अमरीकी बहरी जहाजों की कुल तादाद 3 हो गई। नेजोन की ताकत कहलाने वाला त्यारा बरदार बहरी जहाज यूएस बुश अफ्रीका के गिर्द 6,500 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करने के बाद मशरक़ वस्ता के पानियों में पहुंचा। इस जहाज की आमद के बाद खिते में अमरीकी त्यारा बरदार जहाजों की 2003 की इराक जंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी फौजी तैनाती है। ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची ने तेहरान में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा के खसूसी एलची चुंग प्योंग हा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफा ताल्लुकात और खुसूसन अपना हुर्बस में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के हवाले से अहम बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान जनूबी कोरिया के एलची ने अपना हुर्बस में फंसे हुए जनूबी कोरिया के 24 बहरी जहाजों और उनके अमले की बाहिफाजत वापसी और जहाज रानी की आज़ादी की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने वाज़ेह किया कि अपने हुर्मस में अदम इस्तेहकाम और किसी भी किस्म की नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आयद होती है। लंदन एहतजाज में खुर्रेस तसादम, मुतादिद मुजाहिरीन चाकू के वार से जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लंदन में ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया। मुजाहिरीन पर चाकू से हमला किया गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने हमलों का इल्जाम शाह ईरान के हामियों पर आयद कर दिया। वाकये के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। इस्लामाबाद में मुमकिना अमरीका ईरान मुज़ाकरात ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। ताहम दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 रोज से मरी रोड, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे के तरफ बाजार बंद। फैजाबाद ट्रांसपोर्ट अड्डे और पीरवदाई जनरल बस स्टैंड भी गैर फाल होने से शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात के लिए अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवार, बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुमकिना अमेरिका और ईरान के माबेन मुज़ाकरात के इंतज़ार में आज मुसलसल 5 दिनों से बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डा फैजाबाद और इसके मुलक्का जो बाजार हैं ये बंद है। इसके अलावा DC रावलपिंडी की जानब से गुज़श्ता रोज़ 26 नंबर और पेशावर रोड के जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वो खोल दिए गए थे, लेकिन जो दीगर अजला से जो रावलपिंडी आने वाली ट्रांसपोर्ट है अभी तक उसे इजाज़त नहीं दी गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजरों का ये शिकवा है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के गिर्द हमारी इंतजामिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतजामिया घूमती है। पिछला जो उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे
डेलीगेट्स होंगे, वो कल इस्लामाबाद में होंगे, तो पूरे शहर को बंद करवा दिया गया। अब उन्होंने कहा कि जुमे को मुमकिन तौर पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही मुज़ाकरात की। छोटा ताजर जो है वो काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि हमारे छोटे छोटे कारोबार है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गुजर बसर होता है, अपने घर का जो निज़ाम चलाते हैं, मालकान के किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, काफी परेशानी लाहक है। आप अंदाजा करें कि रेड जोन में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे कारोबार चल रहे हैं, लेकिन फैजाबाद एक्सप्रेस वे के कुछ इलाके हैं, पीरदाई बस स्टैंड, फैजाबाद बस स्टैंड बंद है। इस बार अवाम का सवाल जरूर है और मुसाफिरों को जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो जरूर सवाल पूछ रहे हुकूमत से कि खुदारा अभी ऐलान हुआ नहीं है हतमी तौर पर और हमें बिला वजह क्यों बंद रखा गया है। खानेवाल में नामालूम अफराद ईरान से मुज़ाकरात के लिए नई तारीख तय नहीं की। सदर ट्रंप की जुमा को मुज़ाकरात के अगले दौर के अपने ही बयान की तरदीद, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया, ना कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। आपदा हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ज़हीन इंसान है, उम्मीद है दोबारा मुज़ाकरात में वो भी मौजूद होंगे। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़ी क़ालिबाफ कहते हैं कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी की सूरत में आपदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आपदा हुर्मुज़ में मज़ीद कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की गई। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान को मुतफ़िक़ा तजावीज़ के लिए चंद दिन दिए। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान के साथ डील हो सके। मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। जंगबंदी के दौरान ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। सदर ट्रंप उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आपदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का जंगबंदी में तौसीक़ के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। कहा यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर तरह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ारत ख़ारिजा हुकाम का जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार। ज़राए के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, हतमी नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ ईरानी साहिल पर मुंतकिल। ईरानी बहरिया का कहना है कि आपदा हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी परचम बरदार टैंकर्स ईरान के चाबहार में लंगर अंदाज हैं। अमरीकी अफवाज ने 29 जहाज़ों को वापस मुड़ने या ईरानी बंदरगाह की तरफ लौटने की हिदायत की। तिजारती जहाज़ों की नाकाबंदी से बच निकालने की खबरों में सदाकत नहीं। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के असरात। खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गईं। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $101 हो गई। अमरीकी खाम तेल $92.67 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीका की रूसी और ईरानी तेल की आपदा हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। कहा ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश दोबारा नाकाम। अमरीकी सेनेट में
ईरान जंग अख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन ने करारदाद 51 के मुकाबले में 40 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट रुकन जॉन फिटरमैन ने रिपब्लिकन, जबकि रिपब्लिकन रुकन रेंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। कई खलीजी इत्तेहादियों का अमेरिका से करेंसी स्वैप की सहूलत के लिए दरखास्त। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि करेंसी स्वैप की दरखास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। मुआहदे के तहत अमेरिका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है, बदले में अमेरिका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,000 से जायद ज़रई लॉट से 88,000 से जायद खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,000 से जायद लॉट मिलने से 1 लाख फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। अपना खेत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी। 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। बिजली की तलब और रसद में फर्क के बायस आइस्को रीजन में लोड मैनेजमेंट शुरू। तर्जमान आइस्को के मुताबिक तलब के मुताबिक बिजली का कोटा मुयस्सर होते ही लोड मैनेजमेंट खत्म कर दी जाएगी। सार्फिन मालूमात के लिए मुतालिका शिकायत ऑफिस के नंबर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। मुल्क की 96% आबादी तक बिजली की रसाई, साफ ईंधन की फराहमी आज भी बड़ा मसला। गैलप पाकिस्तान की तवानाई तक रसाई की रिपोर्ट के मुताबिक खाना पकाने के लिए सिर्फ 38% घरानों को साफ ईंधन मैसर है। 62% आबादी लकड़ी, कोयला जैसे ठोस ईंधन पर इन्हिसार करने पर मजबूर, जो इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ शहर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। डिजिटल दौर में मुताले की अहमियत मजीद बढ़ गई। नौजवान नस्ल में मुताले का फ़रोग़ नहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम कुतुब पर पैगाम। कहा, मेयारी कुतुब तक रसाई को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वालिदैन, असातिज़ा और इदारे मुताले के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध कराची से सक्कर एक्सप्रेस के जरिए रोहड़ी पहुंच गए। निहाल हाशमी शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करेंगे। कमिश्नर ऑफिस सक्कर में इजलास और ब्रीफिंग लेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत को दिए गए सवालात का जवाब 1 साल बाद भी न मिला। DGISPR की ब्रीफिंग के अहम निकात सामने आ गए। पहलगाम पाकिस्तानी कस्बों से 200 किलोमीटर से जायद दूर है। पुलिस का 10 मिनट में पहुंचना और FIR दर्ज करना सवालिया निशान करार। वाक़े को मजहब की बुनियाद पर पेश करने की कोशिश की गई। बगैर सबूत पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज के जरिए हमले का इल्जाम लगाया गया। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दी है। अफगान हैकर्स ने भारतीय चैनल 1 इंडिया हैक कर लिया। खुसूसी पैगाम में तालिबान के भारत से ताल्लुकात मुस्तरद, अफगान परचम की नुमाइश, हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान नामी ग्रुप ने कबूल कर ली। मेन स्ट्रीम मीडिया ईरानी हुकूमत के लिए PR का काम कर रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस का इल्जाम। कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फौज ने ईरान का दिफा और सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन बनाने और जखीरा करने की ईरानी सलाहियत कई साल पीछे धकेल दी। ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक हमला करने वाले ड्रोन तबाह हो चुके। अमरीकी टीवी ने दावा किया कि ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी के वजीर भी अचानक ओहदे से मुस्ताफी। पेंटागन की जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक। जॉन सी फेलन बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल उमूर की निगरानी कर रहे थे। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आई। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर चार्ज संभाल लिया। इसराइल का शुमाली गजा में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी के इलाके बैतुल लाहिया में एक मस्जिद के करीब इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। शुमाली गजा में शेलिंग बेघर खानदानों के खैमों को निशाना बनाया गया। बदल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का लीबिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा।
मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि लीबिया में पायदार अमन के लिए सियासी अमल को तेज करना नागुज़ीर है। लीबिया में इंतखाबी फ्रेमवर्क और इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर इख्तिलाफात खत्म करना जरूरी है। पाकिस्तान का त्राबलस और गिरदुनवा में सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी का खैर मकदम, तमाम फरीकैन से सिक्योरिटी मुआहदों पर अमल दरामद का मुतालबा। ABN न्यूज, पूरा पाकिस्तान एक आवाज। गेस करो किसका बर्थडे है? मेरी स्किन का। ये है नई सी ब्राइट हर रोज विद ग्लो एंड लवली रिन्यू ब्राइट। इसका नाइसिनामाइड बूस्टर अंदर से उभारे 2000 नए स्किन सेल्स। नई सी ब्राइट स्किन, तो रोज कहो हैप्पी बर्थडे डियर स्किन। अब आपकी ग्लो एंड लवली हो गई है नई विद ग्लो एंड लवली रिन्यू ब्राइट। हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज। खट्टी मीठी जॉली है, अब चूरन चटनी लाली है। ठंडी खट्टी मीठी सी ये चूरन चटनी लाली है। लाल चूरन चटनी अब बन गई बॉल्स पैडल पॉप आइस लॉली। निहारी खा के तो मजा ही आ गया। थैंक यू बेटा। आपा, पर अब ये निहारी की चिकनाई और बदबू निकालना आपके लिए सर का दर्द होगा। सर का दर्द? नहीं, मेरे पास है विम के सिरके की ताकत। सिरके और लीमू का ताकतवर फॉर्मूला निकाले चिकनाई और बदबू चुटकियों में। नया विम डिश वॉश लिक्विड। स्टाइल। खट्टी मीठी जॉली है, अब चूरन चटनी लाली है। ठंडी खट्टी मीठी सी ये चूरन चटनी लाली है। लाल चूरन चटनी अब बन गई बॉल्स पैडल पॉप आइस लॉली। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। रोने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? क्या है मावरा का क्राइम सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। इट्स हेयर फॉल। जब भी रोना होता है अपने हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ। आंसू टपक जाते हैं। मेरे बाल। मावरा स्टॉप क्राइंग। यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ, जो हेयर फॉल कम करे 10 गुना। ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फॉर मी। कट। अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। अब मुज़ाकरात के लिए ईरानी जवाब का इंतजार किया जा रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप ने जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई मखसूस डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। वो मुनासिब वक्त पर आइंदा हिकमत अमली और टाइम लाइन का ऐलान करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि ईरान को चाहिए कि वफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे ताकि मुआहदे की राह हमवार हो सके। ईरान की जानिब से 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। सदर ट्रंप जंगबंदी में तोसी के हक में हैं ताकि मुज़ाकरात के लिए बेहतर माहौल पैदा किया जा सके। जंगबंदी के बावजूद ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी है और ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका अपनी शराइत में किसी किस्म की नरमी नहीं करेगा क्योंकि यह खित्ते और दुनिया के मफाद में है।
ईरान के साथ जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की टाइमलाइन मुकर्रर नहीं की गई। सर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत से मुताल्लिक़ खबरों की मुस्तरद करते हुए झूठा करार दिया। कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। जंग के खात्मे के लिए कोई भी टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है और ना ही इस मामले में कोई जल्दी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना मुआहिदा चाहता है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि आपदाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले अमरीकी जहाज नहीं थे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मुअस्सर साबित हो रही है और ईरानी हुकूमत इससे ज्यादा परेशान है। अगर तेल के कुएं बंद हो जाएं तो वो दोबारा खुलना मुश्किल हो जाते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को एक ज़हीन शख्सियत करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि जब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो वो इस अमल का हिस्सा होंगे। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहिदों को तरजीह दी और आइंदा भी इसी पॉलिसी पर कायम रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, वादों की खिलाफ वर्जी, मुहासरा और धमकियां हकीकी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। दुनिया दावों और अमली इक़दामात के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को देख रही है। ईरान खुलूस नीयत के साथ बातचीत का हामी है, ताहम बदनीयती पर मबनी रवैये और दबाव की पॉलिसी संजीदा मुज़ाकरात को मुतासिर करती है। आलमी बरादरी को खोखले बयानात की बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पेंटागन के मुताबिक जॉन सी फेलन बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी कर रहे थे, ताहम उनके इस्तीफे की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। वो 2025 में अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हुए थे। हुक्काम का कहना है कि हंगकाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर कर दिया गया और उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एक और अमरीकी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। खित्ते में अमरीकी बहरी जहाज़ों की कुल तादाद 3 हो गई। नेपचून की ताकत कहलाने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज USS बुश अफ्रीका के गिर्द 6500 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करने के बाद मशरिक़ वुस्ता के पानियों में पहुंचा है। इस जहाज की आमद के बाद खित्ते में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों की 2003 की इराक जंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी फौजी तैनाती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने तेहरान में जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची चोंग ब्योंग हा से मुलाकात की। इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ुसूसन आपदा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-रफ्त के हवाले से आम बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान जनूबी कोरिया के एलची ने आपदा हुर्मुज़ में फंसे हुए जनूबी कोरिया के 26 बहरी जहाज़ों और उनके अमले की बाहिफाजत वापसी और जहाज रानी की आज़ादी की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि आपदा हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम और किसी भी किस्म के नताइज की जिम्मेदार अमरीका और इसराइल पर आयद होती है। ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद। अमरीकी टीवी की खबर ने व्हाइट हाउस में आग लगा दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन सिखबा कहा, अमरीकी फौज ने 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तबाह कर दिया। बहरिया मुकम्मल खत्म, बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स बनाने और जखीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया है। अमेरिका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR कर रहा है। ये रिपोर्ट में कहा गया कि पासदारान इनकलाब के पास 60% बहरी असलाह और स्पीड बोट्स मौजूद हैं। उन्हीं से आपदा हुर्मुज़ में मुतादिद जहाज़ों पर हमला किया गया। ईरानी फिजाइया का 2/3 हिस्सा अभी ऑपरेशनल है। ईरान की फौजी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है जितनी ट्रंप इंतजामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। मार्का हक में पाक फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम का नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद। मार्का हक में पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान के अवाम ने दुश्मन के हर गुमराहकुन प्रोपेगंडे और झूठ का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर अपनी अफवाज के साथ वफादारी का अमली सबूत दे दिया। बुनियानुल मरसूस की तरह अवाम और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की हर जारहियत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। ज़माना अमन हो या ज़माना जंग,
माल चाहे जंग का हो या मुल्क की तरक्की और खुशहाली का, हम तैयार हैं हर घड़ी हर माल। ये वतन हमारा फख्र, हमारा ईमान। अज़्म हिम्मत से तारीख लिखते आए हैं और हमेशा लिखते रहेंगे। यही हमारी ताकत है और यही हमारी पहचान। हर सांस पाकिस्तान, हर कदम पाकिस्तान। दुश्मन सुन ले, ये कौम न बिकने वाली है न रुकने वाली है। ये मिट्टी है हमारी, हम सब इसके निगवाह हैं। कुर्बानी हमारा रिवायत, जीत हमारा मुकद्दर। मार्काए हक में हम हक पर खड़े रहे, हम एक होकर डटे रहे। हम हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मुस्तक़बिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में तवानाई की बचत और इस हवाले से बर वक्त किए गए इक़दाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। मुस्तक़बिल की तवानाई की ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क में खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमद रफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। EV के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मजीद तेजी से इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद के इलाके थाना फुलेली की हदूद में घर की छत पर सोए हुए 3 बच्चे हाई टेंशन तारों से करंट लगने के बायस जाँ भाग हो गए। ज़राए के मुताबिक तीनों बच्चे शहदादपुर से एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। जाँ भाग होने वालों में 14 साल अब्दुल रहमान, 12 साल फिरोज और 10 साल फरहान शामिल हैं। वाक़े के बाद लाशें छत से उतार ली गई हैं। हुक्काम के मुताबिक इलाके में 11 kV लाइन के नीचे गैर कानूनी तामीरात के बायस ये हादसा पेश आया। महकमे की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार की तैयारी और फरोख्त के मामलात को रेगुलेट करने का फैसला। नस्वार रेगुलेशन एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार। नून लीगी खातून रुकने असम्बली आमना सरदार ने नस्वार एक्ट 2026 का मुसवदा ऐवान में जमा करवा दिया। ड्राफ्ट में सख्त पाबंदियों और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। इस हवाले से मजीद जाने के मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार की तैयारी और फरोख्त की मामला को रेगुलेट करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में नस्वार रेगुलेशन 2024 का ड्राफ्ट तैयार करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमा करा दिया गया है। लीगी खातून रहनुमा अमन आमना सरदार जो है उन्होंने नस्वार एक्ट 2026 का मुसवदा ऐवान में जमा कराया है, जिस मुसवदे के मुताबिक नस्वार एक्ट 2026 ड्राफ्ट में खिलाफवर्जी करने पर सख्त सजा का तयन किया गया है और इसके साथ साथ बगैर लाइसेंस नस्वार बनाना फरोख्त करना जुर्म करार दिया गया है, जिसके नतीजे में खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। 30,000 रुपये तक जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा, जबकि सूबे में नस्वार जो पहले खुले आम दुकानों में खरीदो फरोख्त होती थी, अब जो है इस पर पाबंदी लगाई गई है और बाकायदा तौर पर इन दुकानों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद फयाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे।